हाँ, मैं वहाँ पे फंसा हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 75 डेज। ऑलमोस्ट हमारी लोडिंग कंप्लीट हो गई थी एंड वी वर सपोज टू मूव आउट फ्रॉम द पोर्ट। पायलट आया और पायलट ने हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी कि वॉर स्टार्ट हो गई है। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लोग डरे हुए थे, हमें मिलता था सुनने को उस शिप पे वहाँ अटैक हो गया, यहाँ अटैक हो गया। हमने ऑब्जर्व किया हमारे शिप्स के ऊपर से हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स हमने देखी फ्लाई करती हुई, ड्रोन्स, एक्सप्लोजन्स देखे हमने अपने शिप के आसपास, लैंड पे, पानी में, शिप्स पे। तो वो सिचुएशंस बहुत डरावनी थी, बहुत डरावने मंजर होते थे वो। कितनी जाने गई, बहुत कुछ हुआ। एयरपोर्ट्स आर शट, सी रूट्स आर ब्लॉक्ड, बाई रोड आ नहीं सकते हैं, शिप से उतर नहीं सकते हैं, कहीं सेफ नहीं है जाना। स्टिल वो रोज आके बोलते थे सर हमें उतार दो शिप से, हमें उतार दो शिप से, हमें होटल में रख दो, चाहे घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो झटके आते हैं उसके। एक तो हमें लाइट दिखती थी, साउंड सुनाई देता था, पूरा शिप हिलता था। तो वो चीजें हमने एक बार नहीं सैकड़ों बार देखी। तो कहीं पे भी सेफ कहीं नहीं था। वो एंटायर रीजन, पर्शियन गल्फ रीजन, पूरा रीजन रिस्क पे था। जब मैं घर आया ऑफ कोर्स आई वाज हैप्पी, खुश था कि चलो मैं निकल गया वहां से, फैमिली के पास जा रहा हूँ, फैमिली की टेंशन कम हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह, आप देख रहे हैं जी मीडिया। आज हमारे साथ वो खास मेहमान मौजूद हैं जो ईरान इजराइल के युद्ध के बीच लगभग 75 दिन तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप में अपने क्रू के साथ फंसे रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैप्टन रमन कपूर की, और ये वो शख्स हैं जो उस दौरान जब युद्ध जबरदस्त तरीके से दो देशों के बीच चल रहा था, अपने क्रू मेंबर्स के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे, और वहां पर क्या कुछ आप बीती इनके साथ हुई उस पर आज हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। जी मीडिया में स्वागत है। नमस्कार, मैं कैप्टन रमन कपूर मनाली से हूँ, कुल्लू मनाली से। हाँ, मैं वहाँ पे फंसा हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 2.5 महीने, यू कैन से 75 डेज। सो यस प्लीज, आप जानिए मुझसे क्या जानना चाहते हैं। कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि सबने बाहर से देखा कि स्थिति ऐसी है, स्थिति वैसी है, लेकिन आप उसके बीचों बीच फंसे हुए थे। जब आप अपने शिप के साथ सेल कर रहे थे तो कब आपने वहां से अपने सफर की शुरुआत की, और सफर के दौरान आपको कब पता चला कि अब युद्ध की स्थिति जो है वो सामने निकल कर आ गई है, अब आप आगे मूव नहीं कर सकते थे? उस वक्त परिस्थिति थी क्या? देखिए, मेरा शिप ऑलरेडी उस पर्शियन गल्फ में ही ट्रेड कर रहा था। एंड एक दिन हम जब एक पोर्ट, इराक का एक पोर्ट है, वहां पे हमने अपना कार्गो लोडिंग, जो मेरा शिप कैरी करता है, वो क्रूड ऑयल कैरी करते थे। तो वो ऑलमोस्ट हमारी लोडिंग कंप्लीट हो गई थी एंड वी वर सपोज टू मूव आउट फ्रॉम द पोर्ट। सो पायलट आया और पायलट ने हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी कि वॉर स्टार्ट हो गई है। सो कैप्टन प्लीज टेक एक्शन। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग मोमेंट। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें। बट इमीडिएटली आई रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोर्ट अथॉरिटीज। उन्होंने कहा कि शिप को पोर्ट में नहीं रख सकते हैं, इट इज नॉट सेफ, तो वहां से निकलना पड़ेगा, हमें शिप को बाहर निकालना ही पड़ेगा। एज सारे शिप्स को वो बाहर निकाल रहे थे। सो मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया, गाइडेंस ली, कैसे क्या करना है, व्हाट इज द सेफ प्रोसीजर। सो वो सब एक तरफ रह गया क्योंकि वहां पे हमें ओनली पोर्ट अथॉरिटीज की सुननी थी, सारी बातें उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी थी। तो हमारे को उन्होंने कहा कि बाहर निकलो आप और सेफ जगह पे एंकर डाल के बैठ जाओ और वेट फॉर टू फर्दर इंस्ट्रक्शंस। सो तब तक मेरे क्रू को पता नहीं था। फिर जब मुझे पता चल गया कि अब कंफर्म हो गई है वॉर, फिर मैंने अपने सारे क्रू को मस्टर किया, असेंबल किया एक जगह पे, और फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे वॉर स्टार्ट हो गई है। तो उस दौरान आपके साथ क्रू में कितने मेंबर्स मौजूद थे, क्या एज ग्रुप था, और सिचुएशन बदलने वाली थी? क्योंकि जब आपने जैसे कहा कि जब आप सेल कर रहे थे तब सिचुएशन ठीक थी, लेकिन अचानक युद्ध की खबर मिलने के बाद अब स्थिति बदलने वाली थी। तो डेक में किस तरीके से पूरा प्रेप हो रहा था, कौन कौन लोग थे? क्योंकि आप कैप्टन थे और आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्रू को पहले संभाला जाए, शिप को सेफ किया जाए, और अब सेफ कॉरिडोर निकलेगा कैसे? राइट। हमारे क्रू में टोटल
24 थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो यू कैन से एज ग्रुप रहा होगा 21 साल से 50 साल तक का। तो यंग वंस जो थे, ज्यादा यंग थे, जो अभी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम शिप्स पे आ रहे हैं, वो ज्यादा डर गए थे, बहुत डर गए थे लोग, और सबका दिमाग चलना बंद हो गया था। सब लोग ऐसे सुन्न हो गए थे कि क्या किया जाए, कैसे हम सेफ रहेंगे, कब अटैक होगा, हम पे अटैक हो सकता है। सो एनी हाउ, एज अ कैप्टन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सबसे पहले अपने क्रू की सेफ्टी देखनी है, शिप की सेफ्टी देखनी है। सो आई हैड टू टेक अ कॉल। सो आई फॉलोड प्रोसीजर, सबको उनकी ड्यूटीज बताई गई, कैसे क्या करना है, कैसे निकलना है। इट वॉज बेसिकली तब तक नॉर्मल प्रोसीजर था, जो हम प्रोसीजर हमेशा फॉलो करते हैं कि शिप को कैसे पोर्ट से डिपार्ट किया जाता है। तो हमने वही प्रोसीजर्स फॉलो किए। ऑफ कोर्स थोड़े एक्स्ट्रा कॉशियस थे, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंटिव थे हम, क्योंकि इट हैज बिकम नाउ वॉर जोन। यू नेवर नो कब मिसाइल्स फ्लाई करे, ड्रोन्स आए, हिट करें, कुछ भी हो सकता था तब तक। मतलब तब तक हमें कुछ भी पता नहीं था। तो एनीवेज हम वहां से सेफली निकले। बाहर जाके हमने अपना सेफ प्लेस ढूंढा समुद्र में, जो शिप मतलब पोर्ट के बाहर एक जगह होती है जहां पे हम शिप को एंकर डाल के वेट करते हैं फर्दर इंस्ट्रक्शंस का। सो वी फाउंड अ क्वाइट सेफ प्लेस ओवर देयर एंड फिर वहां पे वेट करते रहे फर्दर इंस्ट्रक्शन का। और फिर हमारी स्ट्रेटेजीज चेंज होगी। डे टू डे जो काम चलता है शिप पे वो तो चलता ही रहा, बट हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज बदल गई। हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी ड्रिल्स बढ़ गई, हम सारा वो काम करते थे, लोग ज्यादा विजिलेंट हो गए। आई इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू स्पेंड ज्यादा टाइम ओपन डेक पे, क्योंकि इट इज नॉट सेफ आउटसाइड। सो जितना ज्यादा हो सकता है अंदर रहो, सेफ रहो। एंड रेगुलर ड्रिल्स चलती रही, रेगुलर मीटिंग होती रही, वेरियस नोटिफिकेशंस आते रहे हमें वेरियस मैरीटाइम अथॉरिटीज के, कंपनीज के ईमेल्स, बिकॉज इट वॉज अ बिगनिंग ऑफ वॉर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी, बहुत नई थी सबके लिए, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लोग डरे हुए थे। हमें मिलता था सुनने को, उस शिप पे वहां अटैक हो गया, यहाँ अटैक हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत दिल को ना दहलाने वाली सिचुएशन थी। तो क्या उस दौरान सोचा कि जो वॉर उस दौरान शुरू हो रही है वो बहुत लंबी चल सकती है? एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा कि आपको इंतजार करते करते 75 डेज लग जाएंगे उस जगह से बाहर निकलने के लिए। डे 1, डे 2, डे 3, डे नाइट आपका स्पेंड जो है वो आपके क्रू के साथ शिप में चल रहा था। मिसाइल्स भी जो है वो दागी जा रही थी, कुछ शिप्स को अटैक भी किया गया। तो उस दौरान क्या चीजें बदली, क्रू को किस तरीके से मोटिवेट किया? उसके साथ साथ आपको अपने आप को भी मोटिवेट करना था, क्योंकि आपका भी परिवार है। लगातार कन्वर्सेशन मन में क्या चल रहा था, क्योंकि नई चुनौती थी आपके करियर के लिए। ट्रू, वेरी ट्रू। सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी हो रखी थी, इनिशियली तो हमने सोचा, मन को तसल्ली देने के लिए हम बोलते थे वॉर खत्म हो जाएगी, बट अंदर ही अंदर सबको पता था ये वॉर, कोई भी वॉर जल्दी खत्म नहीं होती, स्पेशली व्हेन इट इज बिटवीन कंट्रीज। सो वॉर विल टेक टाइम। बट हर कोई दुआ कर रहा था, हमारी फैमिलीज हमारे लिए दुआ कर रही थी कि हम सेफ रहें और वॉर जल्दी से एंड हो जाए। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीजें, मतलब सिचुएशन ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि इनिशियली हमने उतना नहीं देखा था, बट बाद बाद में हमने ऑब्जर्व किया हमारे शिप्स के ऊपर से हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स हमने देखी फ्लाई करती हुई, ड्रोन्स, एक्सप्लोजन्स देखे हमने अपने शिप के आसपास, लैंड पे, पानी में, शिप्स पे। तो वो सिचुएशंस बहुत डरावनी थी, बहुत डरावने मंजर होते थे वो। तो यही था। देखो अब जैसे आपने कहा कि मुझे खुद को भी संभालना है, मेरे स्टाफ को भी संभालना है, फिर फैमिली को भी हैंडल करना है। इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, वेरी चैलेंजिंग बेसिकली, बट दिस इज वॉट वी आर ट्रेंड फॉर। तो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसीज में कैसे हैंडल करना होता है शिप को, स्टाफ को, खुद को। सो एंड मैं कैप्टन बन के भी मुझे काफी टाइम हो गया, सो आई कैन हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस नाइसली एंड आई होप आई हैव मैनेज्ड वेल देयर। सो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था, हम पूरे टाइम पे, जितना टाइम हम 2.5 महीना 75 दिन वहां पे रुके रहे, हमारा शिप सेफ रहा, मेरा स्टाफ सेफ रहा, किसी को कोई मेडिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यस, दे वर अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत था उनको, बहुत चिंताएं जताते थे, बार बार क्वेश्चंस पूछते थे, बहुत कई रोना भी आता था बहुत लोगों को, बट थैंक गॉड किसी को उतना मेडिकल इमरजेंसीज वैसी नहीं हुई। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एंटायर क्रू, मेरे और ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनको समझाने का, उनको सांत्वना देने का। सो
और एक दूसरे के साथ हम वहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं. सो वी कॉल इट लाइक ब्रदरहुड, फैमिली. सो दैट्स व्हाट kept us safe and it helped a lot. उस दौरान जब आप एंकर करके पूरे शिप के साथ वॉर जोन के बीचों बीच थे, तो सबसे ज्यादा मदद जो है वो कहाँ से मिल रही थी? सरकार से कन्वर्सेशन चल रही होगी, कंपनी से कन्वर्सेशन चल रही होगी, दूसरे देशों से कन्वर्सेशन चल रही होगी, लेकिन जो वॉर सिचुएशन थी, जिस जगह पर आप सेफ आप कह रहे थे कि एंकर करके थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी मिसाइल, कोई भी अटैक हो सकता था, क्योंकि सारी बातें सामने निकल कर आ रही थी. तो मदद किससे सबसे ज्यादा मिल रही थी? वेरी वेल सेड कि कहीं पे भी अटैक हो सकता था. हम लोग अब तक ये सोच के बैठे थे, जब भी हम सोने जाते थे, कोई भी आवाज आती थी, ऐसा लगता था फट गया, कुछ हो गया. तो ये खौफ जो था, ये डर सबके मन में था. 24 घंटे हमेशा ये डर रहता था सबके दिमाग में. बट कुछ टाइम के बाद आदत सी हो गई थी. तो यस, मदद हमारा था फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमारा कंपनी का ऑफिस होता था. हमें वहीं से इंफॉर्मेशन मिलती थी, या फिर कुछ एक अप्रूव्ड हमारी मैरीटाइम ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी. एंड हमारे पास गवर्नमेंट के, हमारी इंडियन एम्बेसी के, हमारे डीजी शिपिंग के, हमारे कंपनी ऑफिस के, या फिर ऑनर्स के, सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए थे कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, किसको हम हेल्प मांग सकते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी पड़ी हुई थी. और कंपनी ने एक स्पेशल सेल भी बना रखा था ऑफिस में, और उसमें 24 आवर्स हमारे को एक्सेस थी. वहां पे हम बता सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई हेल्प चाहिए. तो ये हेल्प हमें मिलती रही. हाँ, जितनी हेल्प मिलनी चाहिए थी सी फेरर्स को, वो शायद नहीं मिल पाई है. अराउंड 20,000 सी फेरर्स वहां स्टक थे जी. हर कोई ये चाहता था उस जगह से हम इवैक्यूएट कर जाएं, बाहर निकालो, शिप निकलना चाहिए, या हमें निकाल दो, हमें घर भेज दो. और बहुत सारी डिमांड्स थी, बहुत सारी शिप्स की. तो आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज में कमी रह गई है. तो सी फेरर्स की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे किसी और की तरफ से भी. ये नई तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि आप इस सिचुएशन को डील करके आए हैं. तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में भी हो सकती है? तो सी फेरर्स को सेफ कॉरिडोर देने के लिए किस तरीके से नई नीतियों को, नए डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने की, प्लान करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में जैसी सिचुएशन आपने झेली और सी फेरर ने झेली है, उनको ना झेलनी पड़े? करेक्ट. बहुत सारी नीतियां बनानी पड़ेंगी नई. मैंने आईएमओ के साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, उनको अपने सजेशंस दिए हैं. और बहुत सारे टीवी चैनल्स या और कोई एजेंसी से मेरी बातें होती हैं, तो सबके सामने उनके थ्रू या मीडिया चैनल के थ्रू मैंने अपनी तरफ से पूरी आवाज उठाई है, अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दिए हुए हैं. आई होप वो हमारे गवर्नमेंट हायर अथॉरिटीज के पास पहुंचे मैसेज, और वो उन नीतियों पे काम करें, जिससे एटलीस्ट हमें ये पता हो कि फ्यूचर में, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब इतने सी फेरर्स फंसे हुए, कि आई कैन बेट दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जिसके पास एग्जैक्ट नंबर हो, ये कितने सी फेरर्स हैं, कहाँ फंसा है, क्या किसकी क्या कंडीशन है. हमारे पास भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पे हम अपडेट कर पाए अपनी सिचुएशंस. आई मीन अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, वो तो अलग बात है. एक ऑफिशियल एक चैनल होना चाहिए, ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां पे रियल टाइम इंटेल मिलती रहे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे, सबकी क्या स्टेटस है, कितने शिप्स हैं, कितने कौन से लोग फंसे हैं, क्या नेशनलिटी है, वेरियस इंफॉर्मेशन, सो दैट द होल वर्ल्ड नोज कि कौन कहाँ क्या फंसा हुआ है और किस सिचुएशन में है. कई लोग शायद भूखे भी मर रहे होंगे, खाना नहीं मिल पा रहा था, कई लोगों को मेडिसिन नहीं मिल पा रही तो है. आपके शिप पे सब ठीक था? थैंक गॉड हमारे शिप पे वैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई. खाना भी हमें मिलता रहा टाइम टू टाइम. स्टॉक कितना था? और स्टॉक काफी होता था. जब भी हम खाना उठाते हैं तो शिप पे नॉर्मली दिस इज प्रैक्टिस कि हम 1 महीने का मिनिमम उठा लेते हैं खाना. हाँ, ड्यूरिंग वॉर कुछ चीजें मिल नहीं पा रही थी वहां पे नियरेस्ट कंट्री में, दैट इज फाइन, बट ऑल द एसेंशियल आइटम्स वी वर गेटिंग. सो खाना पानी हमारे पास था, वी वर लकी. बट देयर वर अदर सी फेयर्स
दोज वर नॉट सो लकी। हम वेरियस न्यूज के थ्रू पता चलता था वो उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको सैलरीज भी नहीं मिल रही हैं, ना वो घर जा पा रहे हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा है। सो ये सारी सिचुएशन है। देखो, इंसान की जिंदगी एक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 20,000 पीपल, 20,000 सीफेयर्स, आउट ऑफ विच मोस्ट ऑफ वर्क इंडियन ओनली। सो कितनी जाने गई, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी हमारे सरकारों को, जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMO, UN। तो इन सब चीजों के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज, कभी भी ऐसा हो सकता है, इससे भी बदतर भी हो सकता है। ये तो एक मे बी स्टार्टिंग हो। कैप्टन साहब, आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि जो ये 75 डेज का दौर था, क्या कोई एक ऐसा दिन आया जब आपको लगा कि इतनी बातचीत होने के बाद आपको और आपके क्रू को सेफली कॉरिडोर इवैक्यूएशन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, सड़क के रास्ते से पहुंचना देश तक संभव नहीं था क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है, एयर इवैक्यूएशन संभव नहीं हो सकता था कि एयर कॉरिडोर्स जो है वो पूरी तरीके से बंद थे, सी से बाहर आना पहले से ही मुश्किल हो गया था, नहीं तो आप अपने जहाज के साथ बाहर आ सकते थे। तो ऐसी कोई स्थिति, कोई एक ऐसे दिन बनी जब आप अपने ही क्रू मेंबर्स के साथ जो है वो आमने सामने थे और उन्हें कंसोल करना जो है वो चुनौतीपूर्ण बन गया हो? बहुत बार हुआ, ऑलमोस्ट मैं तो कहता हूँ डेली की सिचुएशन होती थी मेरे पास इस शिप पे। इवन दो मेरे पूरे क्रू को पता था एयरपोर्ट्स आर शट, सी रूट्स आर ब्लॉक्ड, बाई रोड आ नहीं सकते हैं, शिप से उतर नहीं सकते हैं, कहीं सेफ नहीं है जाना, स्टिल वो रोज आके बोलते थे सर हमें उतार दो शिप से, हमें उतार दो शिप से, हमें होटल में रख दो, चाहे घर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे, फिर उनको समझाना पड़ता था एज लॉन्ग एज यू आर ऑन शिप, जब तक हम शिप पे हैं तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है। द मोमेंट वो शिप से उतर के कहीं भी लैंड पे चले जाते हैं वो लैंड लॉ अप्लाई होगा, उन पे लैंड लॉ अप्लाई होगा। दैट इज अनदर थिंग। सेकंड थिंग इज यू नेवर नो बॉम्ब कहां गिरने वाला है, मिसाइल कहां गिरने वाली, किसी को नहीं पता है। शिप पे भी गिर सकती है, उस लैंड पे, उस होटल में भी गिर सकती है, जो कि हो चुका है दुबई वगैरह में, बहुत हमने खबर सुनी है इतनी न्यूज में। तो कहीं पे भी सेफ कहीं नहीं था। वो एंटायर रीजन, पर्शियन गल्फ रीजन, पूरा रीजन रिस्क पे था। अब पर क्रू समझते नहीं थे, बार बार आके बोलते थे उनको, वो भी सच्चे थे बेचारे। उनको एक तो फैमिली का प्रेशर आ रहा, फैमिली को यहाँ बैठ के उनको नहीं समझ आता था वहां पे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होता था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती थी कि सिचुएशन कितनी खराब है, बट क्रू फिर भी आते रहते थे, मुझे प्रेशर देते रहते थे, बिकॉज वो भी सच्चे हैं बेचारे, उनको मेरे पास ही आना है, मैं ही उनका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई एम इन टच विद माई ऑफिस। सो मुझे ऑफिस से बात करनी होती थी, बट ऑफिस वाले भी, हमारे कंपनी ऑफिस वाले भी हेल्पलेस हो रखे थे। वो बोलते हैं हम कैसे कनेक्ट करें किसी और, क्योंकि शिप का ऐसा नहीं है कि वो हमें उतार देंगे, शिप कभी छोड़ नहीं सकते हैं, हम उतरेंगे कोई और आएगा हमें रिलीव करने के लिए, कोई आने को तैयार नहीं था। जिसको पहले से पता है कि वो शिप वॉर जोन में है तो वो तो आएगा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी जो हमें डेली फेस करनी पड़ रही थी। हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम फिर भी सोच रहे थे हम उतर जाएं, बाहर जाएं। देखो, सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो शिप टू शिप कार्गो करने के लिए कई बार ऐसा विरोधाभास हुआ कि क्रू ने काम करने से मना कर दिया? हुआ, डेफिनेटली हुआ। आपने देखा ही होगा मेरा लास्ट इंटरव्यू। यस, हमारे को बोला गया था शिप टू शिप ऑपरेशन करने के लिए। सो इट वाज अ वेरी स्केरी प्रपोजल। हमारा पूरा क्रू टोटली अगेंस्ट था इसके कि नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था हमारे शिप के नजदीक में 2 शिप्स ने ऑपरेशन किया था। शिप टू शिप ऑपरेशन मतलब 2 शिप बाजू में आते हैं और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कार्गो ट्रांसफर होता है। सो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन दे वर अटैक्ड एंड इट वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन विच हैपेंड ऑन 11th or 12th of March. It was like initial part of the war. उस टाइम पे जो वो मंजर देखा था, सब डर गए थे वो देख के। उस दौरान क्या कर रहे थे आपके क्रू और आप? हम तो रात को हुआ था वहाँ पे एक्सप्लोजन, तो हम तो नॉर्मल अपनी ड्यूटीज, कुछ लोग ड्यूटीज कर रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो इस तरह से चला हुआ था। बट वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था एंड तब तक का वो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था किसी शिप पे, उस जगह पे जो हुआ था। उसके कुछ दिन बाद हमें रिक्वेस्ट की गई कि ऐसे ऐसे करना है, तो एंड वी वर अंडर इंप्रेशन कि जो शिप कुछ एक्शन करेगा, एक्टिविटीज करेगा, एसटीएस करेगा, वहां वो जरूर अटैक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स और भी फैक्टर्स थे कि वो किस शिप्स पे अटैक कर रहे थे।
उन शिप्स पे कर रहे थे जरूर जिनका कोई ना कोई रिलेशन यूएस के साथ है, या यूएस की और कोई उनके मतलब कुछ भी उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट है, उन पे अटैक कर रहे थे। तो हमें बाद में पता चला जिस पे अटैक हुआ था उसका कहीं ना कुछ यूएस के साथ लेना देना था, या कोई ऑनर्स का या कार्गो का, तो उस पे तब अटैक हुआ। सो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी प्रपोजल्स आए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, बहुत सारी चीजें बोली गई इधर उधर, काफी दिन लगे समझाने को, बट हमारे को रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज कैरी आउट, और हम आपकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, नेवल वेसल एस्कॉर्ट करेंगे, स्टैंड बाई बोट्स रहेंगी, कुछ भी गलत हुआ तो आपके रिपोर्ट्स हैं, या फिर काफी चीजें बोली गई, आपको सैलरी बढ़ाएंगे, ये करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। सो क्रू ने मना कर दिया। क्रू काफी टाइम तक मना करता रहा। इवेंचुअली देयर वाज अ पॉइंट व्हेन क्रू अग्रीड, जब उनको लगा कि यस हम कर सकते हैं ऑपरेशन और हम सेफ रहेंगे, और काफी सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, एंड वी कैरिड आउट दैट ऑपरेशन एंड इट वेंट वेल, सेफ, हो गया। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। 75 डेज का जो ये पीरियड रहा है, और उसके बाद से लेकर देश लौटने तक और देश में एंटर करते अपने घर पहुंचने के बाद, आपको इस पूरी जर्नी में आज भी कौन से ऐसे इंसिडेंट्स याद रहते हैं जो आपको डेली कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हो कि ये जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्या आप दोबारा देखना चाहेंगे? वेल, देखना तो मैं कभी नहीं चाहूंगा ये। आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दिस। हाँ, कभी कह नहीं सकते। हमारा शिप, जब हम शिप पे जाते हैं तो हमारा शिप वर्ल्ड वाइड ट्रेड करता है, तो हम कभी भी किसी भी कंट्री जा सकते हैं, कहीं भी इंस्ट्रक्शन आ सकती हैं, और वहां की सिचुएशन कब खराब हो जाए किसी को नहीं पता होता है। सो फंस गए तो फंस गए, बट वी हैव टू कम आउट। बट नोइंगली हम उस सिचुएशन में कभी नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा आई थिंक। एंड जब मैं घर आया, ऑफ कोर्स आई वाज हैप्पी, खुश था कि चलो मैं निकल गया वहां से, फैमिली के पास जा रहा हूँ, फैमिली की टेंशन कम हो जाएगी, सब कुछ था। पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मेरे क्रू थे फंसे हुए, जो अभी भी वहां पे थे, जो नहीं निकल पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे जो जरूर दुख होता रहा, और मैं रेगुलर टच में था वहां पे शिप के क्रू के साथ। जब मैं घर भी आया मैं उनको पूछता रहता था, सब ठीक है, कब आ रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट इवेंचुअली इट टुक सम टाइम, मे बी मोर देन अ मंथ आफ्टर आई गॉट डाउन फ्रॉम शिप। सो वो सारे लोग भी वापस आ गए सेफ एंड साउंड, सब घर पहुंचे हुए, सब खुश हैं, फैमिली के साथ हैं। हाँ, तो बात रही आपकी, जो आप बोलते हैं कि रोज मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंजर को याद करता हूँ। हाँ, कुछ एक हॉरिबल इंस्टेंसेस हैं जो याद आते हैं। क्या है? वही कोई एक्सप्लोजन हो रहे हैं। आप यहाँ पे अभी जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सोचो कि आपके ऊपर से 50 या 75 मिसाइल्स निकल जाएंगी, तो आपकी मेंटल स्टेट क्या रहेगी? सो ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल कभी नहीं दिखती हैं, कभी सोचते भी नहीं थे हम, कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। और हमने तो यहाँ तक देखा है, क्योंकि हमारे एक साइड में कंट्री थी कुवैत, दूसरी साइड में ईरान, और इस तरफ इराक थी। तो हमने देखा है कुवैत की साइड से विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स मोर देन 100 मिसाइल्स लॉन्च की गई, और एग्जैक्ट 2.5 मिनट्स के बाद वो वहां पे ब्लास्ट होता था, एंड वो इतना नजदीक होता था वहां पे एक्सप्लोजन, वी कुड फील दैट ट्रैमर, जो झटके आते हैं उसके। एक तो हमें लाइट दिखती थी, साउंड सुनाई देता था, पूरा शिप हिलता था। तो वो चीजें हमने एक बार नहीं, सैकड़ों बार देख ली। तो वो चीजें सोच के लगता है कि हाँ, हम बड़ी सीरियस और रिस्की जोन में थे। याद आती है, फिर हम भूल जाते हैं, तो फिर ऐसे कोई इंटरव्यू आते हैं, फिर से याद आ जाती है। तो दोबारा सेल करने के लिए रेडी हैं? यस, ऑफ कोर्स, सेल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑफ कोर्स इन अ सेफ जोन, नॉट इन दैट वॉर जोन। चलिए, आपसे बात करके बहुत कई सारे सवालों के जवाब मिल गए। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल, तो ये कैप्टन रमन कपूर हैं, जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हम इनके घर पर कर रहे हैं कि 75 दिन के दौरान क्या कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने और इनके क्रू ने झेला है वहां पर, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।